दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों जीएस पॉइंटर सामान्य अध्ययन के तथ्यात्मक प्रश्नों के अध्यायवार संकलन में इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर तथ्यात्मक संकलन। दोस्तों आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, कंप्यूटर में स्मृति यानी मेमोरी के कौन कौन से प्रकार हैं? तो आप जान लीजिए, सेमीकंडक्टर, मैग्नेटिक और ऑप्टिकल, ये कंप्यूटर में स्मृति के प्रकार हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर की स्मृति यानी मेमोरी का मापन किया जाता है किसके द्वारा? तो आप जानते हैं बिट्स, जो कि कंप्यूटर के मेमोरी मापन की इकाई है, इसके द्वारा कंप्यूटर के मेमोरी का मापन किया जाता है। अगला प्रश्न है, देखिए, क्वांटम सूचना का मूल मात्रक क्या है? तो उत्तर है क्यूबिट। क्वांटम सूचना या क्वांटम इंफॉर्मेशन का मूल मात्रक क्यूबिट होता है। जिस तरह से कंप्यूटर की मेमोरी का मूल मात्रक जो है बिट्स है, और इसी तरह क्वांटम सूचना का मूल मात्रक क्यूबिट है। अगला प्रश्न है, द्विआधारी या बाइनरी संख्याएं क्या हैं? तो आप जान लीजिए, 0 और 1। 0 और 1 ये द्विआधारी यानी बाइनरी संख्याएं हैं। अगला प्रश्न है, बाइनरी कोड में संख्या 7 लिखी जाती है कैसे? तो उत्तर है 111 से संख्या 7 लिखी जाती है बाइनरी कोड में। अगला प्रश्न है, बाइनरी भाषा बनी है किसकी? तो 2 अंकों की बनी है बाइनरी भाषा। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड कौन सा है? तो 3321, 2421 और 5211 कोड ये सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, 1+1 का बाइनरी योग क्या होगा? तो 0 तथा कैरी 1, यानी 1+1 का बाइनरी जो योग है वो 0 और कैरी 1 होगा। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर पर किलोबाइट अथवा मेगाबाइट में व्यक्त की जाती है। तो इसमें एक बाइट कितने का बना होता है? तो उत्तर है, एक बाइट जो है वो 8 द्विआधारी या 8 बाइनरी अंकों से बना होता है। तो देखिए, इसी पे आधारित अगला प्रश्न है कि 8 बिट या 8 बिट्स के समूह को क्या कहा जाता है? तो 8 बिट्स के समूह को एक बाइट कहते हैं। बिट किसका छोटा रूप है? तो बाइनरी डिजिट का छोटा रूप बिट होता है, और 8 बिटों के समूह को बाइट कहते हैं। कंप्यूटर में शब्द की लंबाई नापी जाती है कैसे? तो बिट से नापी जाती है कंप्यूटर में शब्द की लंबाई। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1024 किलोबाइट किसके बराबर होता है? तो 1 मेगाबाइट के बराबर होता है 1024 किलोबाइट, और इसी तरह 1 किलोबाइट 1024 बाइट्स के बराबर होता है। देखिए दोस्तों, केबी, एमबी, जीबी और टीबी में न्यूनतम मेमोरी साइज की इकाई कौन सी है? तो ये किलोबाइट है। मेगाबाइट, गीगाबाइट और टेराबाइट इससे ज़्यादा या सबसे अधिक ये मेमोरी की इकाइयाँ हैं। 1 एमबी मेमोरी या 1 मेगाबाइट मेमोरी कितने के बराबर होती है? तो 1024 किलोबाइट के। याद रखिएगा, 1 एमबी मेमोरी 1024 किलोबाइट के बराबर होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो 10,48,576 बाइट होते हैं 1 मेगाबाइट में। 10 लाख बाइट्स लगभग कितने के बराबर होती हैं? तो 1 मेगाबाइट के बराबर होती हैं 10 लाख बाइट्स। और देखिए, टर्म एमबी का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? तो आप जानते हैं एमबी के लिए, एमबी का प्रयोग मेगाबाइट्स के लिए किया जाता है। यहाँ पर देखिए, कुछ मात्रक और उनके जो है उनका मान दिया गया है। 1 बाइट 8 बिट्स के बराबर होता है। 1 किलोबाइट यानी 1 केबी 1024 बाइट्स के। 1 टीबी 1024 गीगाबाइट के बराबर होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यूनिकोड इनकोड परियोजना एक वर्ण अथवा अंक का प्रतिनिधित्व करती है जो कि 16 बिट के समूह में होते हैं।
तो याद रखिएगा, यूनिकोड या इनकोड परियोजना एक वर्ण अथवा अंक का प्रयोग करती है, प्रतिनिधित्व करती है, जो 16 बिट के समूह में होते हैं। यहाँ पर देखिए IPv6 प्रोटोकॉल IP पते को परिभाषित करता है किस रूप में, तो 128 बिट में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि डॉट नेट यानी नेट फ्रेमवर्क माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि जावा सन माइक्रो सिस्टम द्वारा विकसित ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है। तो इनमें से सही कथन क्या है, तो उत्तर है दोनों ही सही हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, लाइनेक्स और ओपन ऑफिस में से वह जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, तो ये इंटरनेट एक्सप्लोरर। दोस्तों, इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। अगला प्रश्न है, एक कंपनी के कर्मचारियों द्वारा एक ही स्थान में उपयोग किए जाने वाले अनन्य रूप से निजी नेटवर्क का वर्गीकरण किस रूप में किया जाता है, तो इसको लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। अगला प्रश्न है, लैन का तात्पर्य क्या है, तो लैन लोकल एरिया नेटवर्क होता है। ईथरनेट एक उदाहरण है किसका, तो उत्तर है लैन। देखिए दोस्तों, ईथरनेट लोकल एरिया नेटवर्क का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, एक डेटाबेस में फील्ड होती है, तो फील्ड जानकारी की श्रेणी होती है। और कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का पूर्ण रूप क्या होता है, तो आप जान लीजिए, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU का पूर्ण रूप होता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर शब्दकोश में CD का प्रयोग आप जानते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए किया जाता है। और वर्ल्ड वाइड वेब में पहुंचा जा सकता है कैसे, तो HTTP प्रोटोकॉल के द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब में पहुंचा जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, HTTP का पूरा नाम क्या है, या HTTP का पूर्ण विस्तार क्या है, आपको बताना है। तो उत्तर है HTTP का पूर्ण विस्तार होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है क्या कहलाता है, तो ये चुंबकीय टेप और डिस्क कहलाता है। अगला है कि ऑप्टिकल डिस्क का नया फॉर्मेट जो ब्लू रे डिस्क यानी BD के नाम से जाना जाता है लोकप्रिय हो रहा है। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें 3 कथन दिए गए हैं। देखिए, पहला है कि DVD मानक परिभाषा वीडियो स्टैंडर्ड डेफिनेशन वीडियो को समर्थित करता है, जबकि ब्लू रे डिस्क उच्च परिभाषा वीडियो यानी हाई डेफिनेशन वीडियो को समर्थित करता है। DVD की तुलना में BD फॉर्मेट की भंडारण क्षमता कई गुना अधिक है। और BD की मोटाई 2.4 mm है, जबकि DVD की मोटाई 1.2 mm है। तो इसमें केवल कथन 1 और 2 आपके सही हैं। अगला प्रश्न है, प्रिंटर, कंपाइलर, माउस और कीबोर्ड में से कंप्यूटर हार्डवेयर क्या नहीं है, तो कंपाइलर जो है ये कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। देखिए, चुंबकीय टेप प्रिंटर, असेंबलर और CRT में हार्डवेयर क्या नहीं है, तो असेंबलर जो है ये हार्डवेयर नहीं है। अगला प्रश्न है, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर और एक्सेल में से कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है क्या, तो एक्सेल जो है ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, न कि हार्डवेयर। अगला प्रश्न है दोस्तों, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC, कंपाइलर और आंकड़े प्रविष्ट की युक्ति में सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो कंपाइलर जो है ये सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं, तो CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस और प्रचालन तंत्र में से एक यंत्र सामग्री नहीं है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम यानी प्रचालन तंत्र ये जो है यंत्र सामग्री नहीं है। अगला है, इंडेक्स होल संबंधित है किससे, तो ये फ्लॉपी डिस्क से संबंधित है इंडेक्स होल। और IRQ6 सामान्यतः दिया जाता है किसको, तो फ्लॉपी ड्राइव कंट्रोलर को IRQ6 दिया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर के बेसिक फंक्शंस को प्रोग्राम नियंत्रित करता है वो क्या है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। और देखिए, यूनिक्स, जावा, ओरेकल और MS ऑफिस में से वह जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो यूनिक्स जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है? तो सीपीयू कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। सीपीयू का तात्पर्य क्या है? तो सीपीयू को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है। और देखिए, वह सॉफ्टवेयर जो शब्द संसाधन या वर्ड प्रोसेसिंग में प्रयोग किया जाता है। तो इसमें पेज मेकर, वर्ड स्टार और एमएस वर्ड ये शब्द संसाधन में प्रयोग किए जाने वाले जो हैं दोस्तों ये सॉफ्टवेयर हैं। अगला प्रश्न है, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग उदाहरण किसके हैं? तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसका उदाहरण है? तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। एमएस वर्ड प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, पद्यांश डेटा संशोधन के लिए एमएस वर्ड का प्रयोग किया जाता है। और देखिए, वर्ड डॉक्यूमेंट, वीडियो या एमपी3 किसके प्रकार हैं? तो ये फाइल के प्रकार हैं। अगला प्रश्न है, तीसरी पीढ़ी संगणक या तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव क्या है? तो आईसी चिप यानी इंटीग्रेटेड सर्किट या समेकित परिपथ दोस्तों, ये थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के मुख्य अवयव हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण क्यों संभव हुआ है? तो ये समाकलित परिपथ चिप्स यानी आईसी चिप्स के प्रयोग से आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूप संभव हो सका है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर परत लगाई जाती है किसकी? तो सिलिकॉन की। और एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप बनी होती है किसकी? तो ये सिलिकॉन की बनी होती है। अगला प्रश्न है, एक नवीनतम पदार्थ जिसका कंप्यूटर चिप्स के उत्पादन में प्रयोग हो रहा है। तो ये सिलिकॉन है। आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है किससे? सेमीकंडक्टर से। सिलिकॉन, जर्मेनियम ये सभी सेमीकंडक्टर के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, आईसी के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो ये ट्रांजिस्टरों की संख्या है। और देखिए, सत्य कथन आपसे पूछा गया है, तो आप जान लीजिए, मोडेम जो है वो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है। मोडेम क्या करता है? तो ये मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन करता है। तो मोडेम का जो है दोस्तों, ये पूर्ण रूप भी होता है मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नल की सहायता से भेजा जाता है वो क्या कहलाता है? तो ये मोडेम कहलाता है। अगला प्रश्न है, टेलीफोन लाइन की सहायता से दुनिया भर के कंप्यूटरों के मध्य आंकड़ों का आदान प्रदान करने के लिए क्या आवश्यक है? तो मोडेम। और माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन से क्या जोड़ता है? तो ये है मोडेम। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, ऐसी युक्ति जो आंकड़ों को आवेगों में परिवर्तित करती है और उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर को और कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करती है, उसे मोडेम कहा जाता है। मोडेम कैसी युक्ति है? दोस्तों, मोडेम एक हार्डवेयर युक्ति है जो किसे जोड़ती है? तो मोडेम एक हार्डवेयर है जो कि टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर को जोड़ती है। अगला प्रश्न है, फैक्स और इलेक्ट्रॉनिक मेल प्रेषण में प्रयुक्त सूचना संकेत का रूप क्या होता है? तो ये दोस्तों एनालॉग और डिजिटल सिग्नल दोनों होता है। अगला प्रश्न है, राउटर, हब तथा स्विच में से कनेक्टिंग डिवाइस क्या है? तो ये सभी कनेक्टिंग डिवाइस हैं। रोम, तो रोम मेमोरी कैसी होती है? तो इसका पूर्ण रूप होता है रीड ओनली मेमोरी, ये केवल पढ़ने के लिए होती है। देखिए, सेलेरोन, पेंटियम और कोर क्रम प्रारूप हैं किसके? तो ये कंप्यूटर प्रोसेसर के। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? तो रीड ओनली मेमोरी यानी रोम कहते हैं कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति को। अगला प्रश्न है, स्मृति में आंकड़ों की स्थिति को विशेष रूप से व्यक्त करने का साधन क्या है? तो ये पता यानी एड्रेस। और देखिए, सीडी रोम का पूर्ण रूप क्या है? तो सीडी रोम का पूर्ण रूप है कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर के संदर्भ में रैम यानी आरएएम का तात्पर्य क्या है? तो इसका अर्थ होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की पावर बंद करने पर जिस शॉर्ट टर्म मेमोरी का डेटा स्वतः समाप्त हो जाता है उसे रैम कहते हैं। माध्यमिक सेकेंडरी मेमोरी कौन सी नहीं है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी ये सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है, ड्रम पेन प्लाटर, सीआरटी मॉनिटर, ईयरफोन और डिजिटल कैमरे में से कौन सी आउटपुट युक्ति नहीं है? तो आप जान लीजिए, डिजिटल कैमरा आउटपुट युक्ति नहीं है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, एक्सेल स्प्रेडशीट की मूल इकाई जहाँ पर डेटा एंट्री की जाती है क्या कहलाती है? तो उसे सेल कहते हैं। कोबोल, पास्कल और बेसिक क्या हैं? तो दोस्तों ये उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग कंप्यूटर भाषाएं हैं, कोबोल, पास्कल और बेसिक। अगला प्रश्न है, ओरेकल क्या है? तो ओरेकल एक डेटा सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न है, बेसिक, सी, फास्ट और फोर्ट्रान में से कंप्यूटर की भाषा क्या नहीं है? तो फास्ट जो है वो कंप्यूटर की भाषा नहीं है, जबकि बेसिक, सी लैंग्वेज और फोर्ट्रान ये कंप्यूटर की भाषाएं हैं। अगला प्रश्न है, जावा, सी प्लस प्लस, रोम और पास्कल में से कंप्यूटर की भाषा क्या नहीं है? तो रोम जो है ये रीड ओनली मेमोरी ये है, ये कंप्यूटर की भाषा नहीं है। अगला प्रश्न है, बेसिक, सी प्लस प्लस, जावा और पेंट ब्रश में से कंप्यूटर की भाषा क्या नहीं है? तो पेंट ब्रश कंप्यूटर की भाषा नहीं है। अगला प्रश्न है, बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रान और पास्कल में से वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा कौन सी है? तो फोर्ट्रान है। बेसिक क्या है? तो बेसिक जो है वो प्रोसीजरल भाषा है। असेंबलर का कार्य क्या है? तो असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना असेंबलर का कार्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भाषा, वह भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है और निष्पादित करता है क्या कहलाती है? तो जान लीजिए ये मशीनी भाषा कहलाती है। और अगला है कि यदि किसी के डोमेन नेम के आखिर में .edu.us है तो यह क्या है? तो ये यूएसए यानी अमेरिका में एक शैक्षणिक संस्था है। ईडीयू का मतलब एजुकेशन और यूएस का यूनाइटेड स्टेट्स हो जाएगा। तो यदि किसी के डोमेन नेम के आखिर में .edu.us है तो ये अमेरिका में एक वैज्ञानिक शैक्षणिक संस्था है, अमेरिका में एक शैक्षणिक संस्था। अगला प्रश्न है, किसी संगठन की वेबसाइट का .com अंश सूचित करता है? तो .com का अर्थ कमर्शियल होता है। वैलिड डोमेन नेम एक्सटेंशन कौन कौन से हैं? तो देखिए .com, .gov और .net ये वैध डोमेन नेम एक्सटेंशंस हैं। अगला प्रश्न है कि पहला है, प्रॉक्सी सर्वर टीसीपी आईपी एड्रेस उपलब्ध कराता है? सही नहीं है। और प्रॉक्सी सर्वर क्लाइंट से प्राप्त अनुरोधों को अन्य सर्वरों को अग्रेसित करता है? तो केवल 2 सही हैं। अगला प्रश्न है, संचार प्रौद्योगिकियों में एलटीई यानी लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन और बोल्टी यानी वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन के बीच अंतर क्या है? तो एलटी को साधारणतः 3G के रूप में विपरीत किया जाता है और बोल्टी को उन्नत 3G के रूप में। सही नहीं है। एलटी डेटा ओनली तकनीक है और बोल्टी वॉइस ओनली तकनीक है, ये भी सही नहीं है। दोस्तों एलटीई ये 3G के रूप में और बोल्टी 4G के रूप में विपरीत किया जाता है। और एलटीई लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन है, न कि डेटा ओनली तकनीक। और बोल्टी वॉइस ओनली तकनीक नहीं है, बल्कि वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए कि दृश्य प्रकाश यानी विजुअल राइट जो कम्युनिकेशन है, संचार है, उस तकनीकी के संदर्भ में सही कथन क्या है? तो पहला है, वीएलसी 375 से 710 नैनोमीटर वाली विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम तरंगों का प्रयोग करती है। सही है। वीएलसी को दीर्घ प्रकाशी बेतार संचार के रूप में जाना जाता है? नहीं। वीएलसी ब्लूटूथ की तुलना में डेटा की विशाल मात्रा को अधिक तेजी से प्रेषित कर सकती है? सही है। और वीएलसी में विद्युत चुंबकीय व्यतिकरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस नहीं होता है। तो इसमें 2 सही नहीं है, 1, 3 और 4 आपके सही हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए निकट क्षेत्र संचार यानी नियर फील्ड कम्युनिकेशन, जिसको शार्ट में एनएफसी कहा जाता है। एनएफसी प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें से कौन से कथन सही हैं? देखिए, यह एक संपर्क रहित संचार प्रौद्योगिकी है जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों का प्रयोग करती है। बिल्कुल सही। एनएफसी उन युक्तियों द्वारा उपयोग के लिए अभिकल्पित किया गया है जो एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो सकते हैं। गलत है। संवेदनशील सूचना भेजते समय एनएफसी कोडीकरण का उपयोग कर सकता है। तो इसमें केवल 1 और 3 आपके सही हैं, 2 सही नहीं हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि इनमें से कौन से कथन सही हैं? AR यानी ऑगमेंटेड रियलिटी में एक छद्म वातावरण सृजित हो सकता है।
और भौतिक संसार पूरी तरह बहिष्कृत हो जाता है, ये सही नहीं है। आभासी वास्तविकता यानी वर्चुअल रियलिटी में कंप्यूटर द्वारा सृजित प्रतिमाएं वास्तविक जीवन की वस्तुओं या परिवेशों पर प्रक्षेपित हो जाती हैं, नहीं। तीसरा है कि ऑगमेंटेड रियलिटी व्यक्तियों को संसार में विद्यमान रहने देता है और स्मार्टफोन या पीसी के कैमरे का उपयोग कर अनुभव को उन्नत करता है, बिल्कुल सही है। वीआर यानी वर्चुअल रियलिटी संसार को पृथक कर देता है और व्यक्ति को एक अलग धरातल पर ले जाकर उसे पूर्ण निमग्नता का अनुभव प्रदान करता है। तो 3 और 4 इसमें सही हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विकास की वर्तमान स्थिति में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता कुछ कार्यों को करने के लिए प्रभावी रूप से जो है उनका संपादन कर सकती है। क्या क्या? तो औद्योगिक इकाइयों में विद्युत की खपत कम करना, रोगों का निदान करना और टेक्स्ट टू स्पीच में परिवर्तन। और ये विकास की वर्तमान स्थिति में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इन सभी कार्यों को प्रभावी रूप से पूरा कर सकती है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। जीएस पॉइंटर सामान्य अध्ययन के तथ्यात्मक प्रश्नों के अध्यायवार संकलन में कंप्यूटर तथा सूचना प्रौद्योगिकी आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।